हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित शर्मा और आप जुड़ गए हैं सुमित एजुकेशन प्लेटफॉर्म से। इससे पहले हमने ऑलरेडी सेक्शन 11 और 12 के बारे में डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने देखा कि शून्य विवाह कौन से होंगे, शून्य करणीय विवाह कौन से होंगे, वॉइड और वॉइडेबल जो मैरिज हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेक्शन 9 और 10 हमने बीच में इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि हम सेक्शन 13 के साथ इसको पढ़ना चाह रहे थे, और सेक्शन 13 के साथ जब हम इसको पढ़ेंगे तो यूजुअली हमें वो सभी कंटेंट्स एक ही साथ हम उसका डिस्कस कर सकते हैं जो मैरिज के बाद में उनका इफेक्ट होता है। जनरली हम इस एक्ट को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें मैरिज के प्रोविजन हमें अकॉर्डिंग टू कस्टम एंड अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें दिए गए हैं। तो डेफिनेटली बात है कि मैरिज की जो प्रोविज़न है वो हमें रिक्वायरमेंट होते हैं, और उसी के रेफरेंस में हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 स्टार्ट किया है। यूजुअली अगर हम बात करें मैरिज के समय, हमने देखा था कि मैरिज क्या होती है, और मैरिज के बारे में हमने ये भी डिस्कस किया था कि मैरिज क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है। आज हम डिस्कस करना चाहते हैं पहले कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज, मैरिज का ऑब्जेक्ट क्या है। जब तक हमें इस बारे में डिस्कशन नहीं कर लेते कि मैरिज का ऑब्जेक्ट क्या है, जब तक हम उस बेस को नहीं समझ पाएंगे जो हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज? मैरिज का सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है लिविंग टुगेदर। सहचर्य या साथ रहना। ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज दो व्यक्तियों की, सबसे पहली बात करें मैरिज क्या होती है, दो व्यक्तियों का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी, लेजिस्लेटिव्स और वो सभी नॉर्म्स और कस्टम जो हमें अलाउ करती है एक साथ रहने के लिए, मैरिज कहलाती है। मैरिज का सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है वो साथ रहना होगा। कहीं पर भी आपने अगर मैरिज देखी होगी तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि आफ्टर द मैरिज पति और पत्नी जो उस विवाह के उपरांत बनते हैं वह अब साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन करने का मतलब सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट उनका यह है कि वह सभी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सोसाइटी ने उनको आफ्टर द मैरिज रिकॉग्नाइज की है, दी है, और उन्हें उनका पालन करना होता है। हर मनुष्य की एक ड्यूटी है, तो डेफिनेटली बात है कि उस ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस है मैरिज, जो आफ्टर द मैरिज उनको पूरा करना होता है। हमारे हिंदू रिलीजन की अगर हम बात करें तो हिंदू रिलीजन के अंदर 4 व्यवस्थाएं हैं, 4 जो आश्रम्स हैं, या उनको हम कह सकते हैं कि हमारी जो एज है उसको हमने 4 भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है। 4 भागों के अंदर सबसे पहले 0 से 25, जब तक व्यक्ति जन्म लेता है 0 से 25 ये उम्र उसकी बाल्यावस्था होती है। ठीक है। उसके बाद में 25 से बाद से लेकर के 50 तक यह उसका गृहस्थ आश्रम होता है। ठीक है। उसके बाद में फिर 50 से लेकर के 75 तक, 50 से लेकर के 75 तक, ठीक है, ये उसका संन्यास आश्रम होता है। और 75 से लेकर के यूजुअली आप एज का फैक्टर देख सकते हैं, 0 से 25 या 26 से 50 मान लीजिए, 25 से 50 मान लीजिए, और उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम, जिसको आप इजीली कह सकते हैं। आश्रम का मतलब एक सीधा एक अवस्था है, एक उम्र है जो हमने इनको 4 भागों के अंदर डिवाइड कर रखता है। जनरली हम बात करते हैं कि एक मनुष्य की उम्र 100 वर्ष हमने आकी है, तो 0 से 25 वर्ष तक जब व्यक्ति होता है तो वह बाल्यावस्था में रहता है या बाल्यकाल में हो सकता है, जिसको हम यौवन अवस्था भी कह सकते हैं। व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में वह सभी संस्कार जो बाल्यावस्था से पहले उनको पूरा करना होता है, तो वो बाल्यावस्था में 0 से 25 की उम्र के अंदर उसको पूरा करना होता है। मोस्टली जो हमारे सैक्रामेंट्स हैं, संस्कार है, जो हमने 16 संस्कारों की बात करी है, वह 16 संस्कार मोस्टली इसी बाल्यावस्था के अंदर 14 जो है संस्कार है वो हम इसी
एज के अंदर करते हैं, क्योंकि जन्म से पहले से ही उसके संस्कार शुरू हो जाते हैं। और उन संस्कारों को कुछ ऐसे होते हैं जो उसके मदर फादर या उसके जो पेरेंट्स हैं या फिर उसके जो गार्जियंस हैं उनको वह पूरा करते हैं, और उसके बाद में फिर वो एज जैसे जैसे वह लेता है उसके बाद में वह अपनी जो संस्कार है वो खुद उसका पूरा करना शुरू कर देता है। जैसे कि जन्म संस्कार है, विद्या ग्रहण करने का जो है, वह सभी संस्कार जो एक अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन की एंशियंट टेक्स्ट्स के अंदर हमें बताते हैं, उन चीज़ों को पूरा करना होता है। 25 से 50 के अंदर गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। इसके अंदर सबसे पहले आवश्यक होता है जो इसके बाद का हमारे पास जो संस्कार आता है, 15वां आश्रम जो संस्कार है वो विवाह के रूप में होता है। तो इसी उम्र के अंदर जब गृहस्थ आश्रम शुरू होता है, उसी की फर्स्ट स्टेप होती है कि हमें अब विवाह कर लेना चाहिए। विवाह करने का मतलब वह सभी आवश्यक गतिविधियां जो इस अवस्था के अंदर उन्हें करनी होती हैं वो उसको इजीली फुलफिल कर सके। तो उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उन रिचुअल्स को, उन सेरेमनीज को, संस्कारों को, चाहे वह आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो या फिर धार्मिक हो, वह सभी उन संस्कारों को पूरा कर सके। इसलिए उसको एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो उसके साथ मिल करके वह उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करता है। उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम, जो पार्ट ऑफ द सिलेबस तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जनरली अगर इसका डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि जब गृहस्थ आश्रम समाप्त हो जाता है, वह सभी कार्य जो उसको करने होते हैं वो उसको कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद में वह संन्यास ग्रहण कर लेता है और अंततोगत्वा 75 से 100 वर्ष तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वह वानप्रस्थ आश्रम के अंदर या जंगलों के अंदर अपना जीवन यापन करता है अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्सचर्स जो हमें बताते हैं उसके अकॉर्डिंग ये किया जा रहा है। तो हमारा ये यूजुअली जो डेट हम बात करते हैं गृहस्थ आश्रम के लिए, हमें रिक्वायरमेंट है कि हम विवाह संपन्न करें। विवाह के वो सभी संस्कार, विवाह के बाद में जो सभी संस्कार हमें करने होते हैं उनको हम फुलफिल करें, उनको हम कंप्लीट करें ताकि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। चलिए, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज की बात करें। ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज, तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग टुगेदर है। ठीक है, जीवन का आधार है। जीवन के साथ साथ हम उस गृहस्थ आश्रम का जो एक मुख्य रोल है, एक मुख्य भूमिका है, तो सहचर्य, लिविंग टुगेदर, उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपका विवाह हुआ है उसके साथ साथ रहना आपके लिए एक मैंडेटरी होता है। इसके अलावा हमने मैरिज को एक कंसेप्ट वाइज अगर बात करें तो धर्म से जोड़ दिया है। धर्म से जोड़ दिया है। क्यों जोड़ दिया है? क्योंकि हमने इसको संस्कार का रूप दिया है, और संस्कार का जब रूप दिया है तो हमने इसका कोर जो है, इसका एक मुख्य भूमिका है, इसकी जो रोल है वो हमने धर्म से जोड़ दी, क्योंकि धर्म एक ऐसा अलाउ करता है कि हमको उसको फुलफिल करना होता है। इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट अगर बात करें मैरिज का, तो थर्ड ऑब्जेक्ट आता है हमारा कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो पितृ ऋण को मुक्त करने के लिए हमें विवाह आवश्यक होता है। पितृ ऋण क्या होगा वो हम आगे और डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम बात करें 4th नंबर पे, तो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की या संतान उत्पन्न करने के लिए धार्मिक, रिलीजन बेस्ड अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई यज्ञ है उनका भी कंप्लीट करने के लिए हम मैरिज करते हैं। ये जनरल कंसेप्ट की अगर हम बात करें, या इसके अलावा हम बात करें प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन की बात करें, इसी के साथ साथ हम जोड़ देते हैं सोसाइटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो भी इसके साथ जुड़ी हुई होगी। फैमिली प्लानिंग की बात करें तो वो भी इसके साथ जुड़ी हुई होती है। फैमिली प्लान वो भी इसके साथ जुड़ी हुई होती है। वो सभी चीज़ें इसके साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई है जो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम विवाह का जो मुख्य ऑब्जेक्ट है उसको फुलफिल करने के लिए हम मैरिज करते हैं। अब सबसे पहला कंसेप्ट है, सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह रेस्पॉन्सिबल रखती हैं, लेकिन अगर हम बात करें स्टेप टू स्टेप, तो सबसे पहले बात करते हैं लिविंग टुगेदर। हमें विवाह के बाद में साथ रहना ही सबसे पहला कारण हमें बनता है। जैसे ही मैरिज होगी, मैरिज होने के बाद में जो हमारी रिचुअल्स है वो जनरली यही होती है कि एक फीमेल जो है वो अपने हस्बैंड के घर
शिफ्टिंग हो जाता है उसका, वो उसके साथ ही वहाँ रहती है, क्योंकि यही हमारी रिचुअल्स अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन बनी हुई है। कुछ कुछ एक्सेप्शनली हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसी रिचुअल को फॉलो करते हैं और वो वापस अपने पति पत्नी के रूप में वहाँ साथ रहते हैं और वह सभी सर्कमस्टांसेस के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। जो परिस्थितियाँ उनके साथ हैं उनको वो फॉलो करते हैं। संस्कार है, धर्म के साथ जोड़ा गया है, तो डेफिनेटली बात है कि उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं तो हम उसका पालन करते हैं और पालन करने के बाद में वो सभी राइट्स और ड्यूटीज लाइबिलिटीज जो जुड़ी हुई है उसको हम फुलफिल करते हैं। थर्ड नंबर पे बात करते हैं पितृ ऋण हम कंप्लीट करते हैं। पितृ ऋण के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं हमारे। 3 ऋण कौन कौन से होते हैं? 3 ऋण होते हैं देव ऋण, इसके बाद में ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण, है ना। तो ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं, उधार है हमारे ऊपर। भगवान के रिचुअल्स को हम फुलफिल कर लेते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, धार्मिक संस्कार धार्मिक क्रियाएं करते हैं तो देव ऋण से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार ऋषि ऋण, ऋषि से द्वारा हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, अध्ययन लिया है, उसको प्रचार प्रसार करना है, वो ऋषि ऋण से मुक्त कर देता है। और पितृ ऋण की बात करें तो पितृ के वे सभी आवश्यक संस्कारों को पूरा कर देना जो अंतिम संस्कार के लिए हमें आवश्यक होता है, तो हम उसको फुलफिल अगर कर देते हैं। अंतिम संस्कार के लिए जो सभी रिचुअल्स एक व्यक्ति के लिए करनी होती हैं वह पुत्र करता है और वो पुत्र प्राप्ति के लिए ही विवाह किया जाता है ताकि वह पितृ ऋण से मुक्त हो सके। यहाँ दोनों चीज़ें प्राय बैलेंस है कि किसी को संतान उत्पन्न इसलिए की जाती है क्योंकि उसका अंतिम संस्कार अकॉर्डिंग टू उसकी रिचुअल्स जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग किया जा सके, इसलिए वो संतान प्राप्त करने के लिए, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए विवाह किया जाता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति का जन्म इसलिए हुआ है कि वह अपने पिता का ऋण से मुक्त हो सके, उसका जन्म हुआ है। तो दोनों ही अपने आप में कोरिलेटेड हैं, दोनों एक साथ चीज़ें, दोनों को कोरिलेट होने की वजह से दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ कुछ कुछ यज्ञ की करने की आवश्यकताएं भी होती है। विवाह के बाद में ही हम उन हवन और यज्ञ को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति कुछ कुछ ये चीज़ें दे रखी हैं कि प्रकृति के लिए एक मनुष्य ही सफिशिएंट नहीं है, वह सहचर्य पालन करने के साथ साथ एक धर्म सहचरणी के साथ ही वह उन सभी चीज़ों को, उन रिचुअल्स को पूरा कर सकता है जो एक कपल के रूप में हमारे सामने आता है। चलिए हम अकॉर्डिंग टू चार्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्कस जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो फाउंडेशन ऑफ द हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह का आधार क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शास्त्रीय या प्राचीन उद्देश्य हमारा यह है कि सर्वोच्च उद्देश्य था कि धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना और संतान उत्पत्ति करना, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, और हमारे रिलीजन रिचुअल्स को या धार्मिक संस्कारों को पूरा करने के लिए हम विवाह करते हैं। सबसे पहले हम धर्म से इसको जोड़ते हैं, रिलीजियस ड्यूटीज को हम फुलफिल करते हैं, इस कारण से हम विवाह करते हैं। ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट है, फाउंडेशन है कि विवाह का रीजन बेसिकली क्या होता है, रिलीजन बेस्ड है। तो हम जो रिलीजन से जो ड्यूटीज क्रिएट होती हैं उनको फुलफिल कर सकें, इसलिए हमें विवाह करना होता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं पितृ ऋण से मुक्ति, जो हमें कहीं ना कहीं एक मनुस्मृति हमें बताता है कि हमारे पास 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव, ऋषि और पितृ। तो उस पितृ ऋण की मुक्ति तभी होती है जब आप अपने पिता का अंतिम संस्कार उन सभी रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कर दें जो उनके लिए हमारे टेक्सचर बताते हैं, आइडेंटिटी देते हैं और उसको हम फुलफिल कर देते हैं। तो हम उनका ये मानते हैं कि हमने विवाह जो किया है उसका उद्देश्य, उसका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार रति की बात करें, सेक्सुअल प्लीजर की या रिलेशनशिप की बात करें तो वह उनके लिए भी, या इससे डिफरेंट वर्ड अगर हम लें तो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, परिवार की फैमिली वंश परंपरा चलाए रखने के लिए हम उन चीज़ों को फुलफिल करते हैं, विवाह करते हैं। ये हमारा फाउंडेशन ऑफ मैरिज माना जाता है। ये हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी। धर्म जो है, पितृ ऋण है, ये दोनों ही इसके बारे में हो चुका है ऑलरेडी डिस्कशन। हिंदू विवाह का सर्वोच्च उद्देश्य था कि धार्मिक कर्तव्यों का पालन हो, पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम अधूरा था, वह पति का सह धर्म चारिणी मानी जाती है। इस कारण से हमें उसके साथ साथ सह आचरण करना, जैसे कि आपने एक मैरिज में देखा कि जो हमारा प्रजापात्य विवाह है उसमें प्रजापात्य विवाह के अंदर है कि तुम दोनों अब धर्म के अनुसार पालन करें। तो इस प्रकार के विवाह जब किए जाते हैं तो हम मान करके चलते हैं कहीं ना कहीं हमारा वैसे कंसेप्ट ये निकल करके आता है जो हिंदू रिलीजन बेस्ड कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को यहाँ अगर हम आइडेंटिटी करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो हम देखते हैं कि विवाह करने
का मतलब है कि जो गृहस्थ आश्रम आपको पूरा करना होता है, जो आपका ड्यूटीज और लाइबिलिटीज उनको फुलफिल करना होता है, तो आपको एक ऐसे जोड़े की, एक ऐसे कपल, एक ऐसे पार्टनर की रिक्वायरमेंट होगी जो उनको कंप्लीट कर देती है। को ट्रेवलर इन द धर्म अकॉर्डिंग टू, हम बात करें धर्म सह धर्माचरणी की बात करें तो वह एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं एक मैरिज के साथ साथ, तो उनको फुलफिल कर लेते हैं तो हमें एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू वैदिक रिलीजन, आप कह सकते हैं धर्म के आधार पर ऐसा करना चाहिए। पितृण की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। द नेक्स्ट रति, ये सेक्सुअल प्लीजर की भी बात कर चुके। प्रजा प्राप्ति के लिए, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रंस या सन की प्राप्ति करने के लिए भी विवाह किया जाता है, ताकि वह सभी रिचुअल्स जो मनुस्मृति में हमें बता रखी है कि उनका जो फुलफिलमेंट है वो किया जा सके, इजीली उसका कार्य पूरा किया जा सकते हैं। इसीलिए पुत्र प्राप्ति करने के लिए भी अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति कहता है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ध्यान रखें, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन का मतलब यहाँ सन पुत्र की प्राप्ति करने के लिए मनुस्मृति में कहा गया है कि एक योग्य पुत्र की प्राप्ति के बाद ही वह आपके धर्म अंतिम संस्कार की वे सभी गतिविधियां पूरी कर सके, इसलिए हम पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह करते हैं। लेकिन आजकल ये जो कंसेप्ट है वो आज के टाइम पीरियड के अंदर नहीं है। पुत्र और पुत्रियां दोनों ही इक्वल हैं, सन एंड डॉटर्स जो हैं वो दोनों इक्वल हैं। वो सभी जो रिलीजन बेस्ड हमारे जो कंसेप्ट्स हैं या उनकी जो ड्यूटीज़ हैं आजकल लड़के और लड़कियां दोनों ही फुलफिल कर रही हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पहले था, आज ऐसा नहीं है कि केवल संतान की उत्पन्न करने के लिए हम यहाँ पर बेटर अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं चाइल्ड के लिए। चाइल्ड के अंदर ऑलरेडी सभी लोग हैं, सन एंड डॉटर, दोनों की प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता है। लेकिन मनुस्मृति की के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पिंडदान करने की जो व्यवस्था है वो पुत्र आवश्यक होता है, इसलिए श्राद्ध और पिंडदान करने की जो व्यवस्था है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति या हमारे इंडिया जो रिलीजन टेक्सचर है उनमें लिखा गया है कि एक पुत्र ही उन चीजों को फुलफिल कर सकता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू टेक्सचर हम बात कर रहे थे। द नेक्स्ट कंसेप्ट, परिवार की स्थापना करने के लिए ये एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली है। फैमिली का एस्टेब्लिशमेंट कब हो सकता है? जब आप फैमिली प्लान करेंगे, सबसे पहले आपको मैरिज करनी पड़ेगी, फिर संतान की उत्पत्ति करनी पड़ेगी और उसके बाद में ही आप परिवार की स्थापना कर सकते हैं। परिवार की स्थापना के बाद ही आप उस मनुष्य जीवन को जी सकते हैं। उसके साथ साथ वह आप सभी जो एक मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, दैट मीन्स अगर विवाह किया ही नहीं जाएंगे, केवल सिंगल ही रहेंगे तो सोसाइटी अनबैलेंस हो जाएगी, पहली बात। सेकंड थिंग कि जो एक यूनिफॉर्म टेक्सचर, यूनिफॉर्म एक सोसाइटी चलती है उसी के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएगी, सोसाइटी अनबैलेंस हो जाएगी, परिवारों की स्थापनाएं नहीं हो पाएगी और वो सभी एक योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य हुआ जा रहा है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए सोसाइटी को फैमिली प्लान करना होगा सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए और उसी के अकॉर्डिंग हमको उनको रिकॉग्नाइज करना होगा। इसी के लिए हम विवाह करते हैं। परिवार समाज की आधारशिला है, दैट मीन्स ये बेस्ड है, फैमिली सोसाइटी का बेस्ड है। अगर फैमिली नहीं होगी तो सोसाइटी होना स्वाभाविक सी बात है, पॉसिबल ही नहीं होगा। विवाह एक इस परिवार की स्थापना करने का एक कानूनी बंध है, लीगल प्रोसेस है, एक स्टेप है जिसको हमको फुलफिल अकॉर्डिंग टू फैमिली प्लान और फैमिली एस्टेब्लिशमेंट की कारण से ही हम कर सकते हैं। उससे पहले हम इसके बारे में डिस्कस या सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इन सभी का एक कोर हम डिस्कशन करें तो हमारे मैरिज का एक बेसिक ऑब्जेक्ट है लिविंग टुगेदर, सहचर्य। लिविंग टुगेदर, साथ रहना जरूरी है। साथ कब रहना है? ए और बी आफ्टर द मैरिज। आफ्टर द मैरिज ए और बी अगर शादी करते हैं तो उनको साथ रहना जरूरी है। अगर मान लीजिए परिस्थितियां ऐसी है, हमारे पास सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो गई है कि पक्षकार साथ रह ही नहीं सकता है, तो डेफिनेटली हमारा जो कोर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज की अगर हम बात करें
वो ऑब्जेक्ट का फुलफिलमेंट नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट का फुलफिलमेंट किस लिए नहीं होगा? क्योंकि वह सभी व्यवस्थाएं अगर लिविंग टुगेदर नहीं होगा, सहचर्य नहीं होंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, तो वे बाकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे हम प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन की बात करें, चाहे हम अकॉर्डिंग टू रिलीजन बेस्ड जो हमारी रिचुअल्स हैं या ड्यूटीज हैं उनको फुलफिलमेंट, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। बाकी परिवार का जो डेवलपमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। सोसाइटी बैलेंस, वो सभी चीज़ें नहीं होंगी। और इसी प्रकार जब संतान उत्पन्न नहीं होगी, पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तो पितृ ऋण से भी मुक्त नहीं होगा। उसके लिए तो कोर ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज लिविंग टुगेदर है, इसलिए ये साथ रहना हमारे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है मैरिज की। मैरिज के बाद में अगर पार्टी साथ नहीं रहती हैं तो डेफिनेटली जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है मैरिज का वो ही समाप्त हो जाएगा। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि पक्षकार चाहें तो भी साथ नहीं रह सकते हैं। साथ नहीं रह सकते हैं इसका मतलब हमें ये कोशिश रखना होगा कि हम उनके साथ ऐसी परिस्थितियां वापस क्रिएट कर दें, चाहे वो सोसाइटी बेस्ड होंगी या फिर वो लीगल बेस्ड होगी, हम उनको वापस इस स्थिति में लेकर के आएंगे कि वह हमारे जो कोर ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज है लिविंग टुगेदर उसको फुलफिल करें। ये बेसिकली हम स्टार्ट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कई बार परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि दोनों पार्टी साथ नहीं रहती हैं, दोनों पक्षकार साथ नहीं रह सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैमिली के जो बड़े बूढ़े हैं या समझदार व्यक्ति हैं वो उनको इस स्थिति में लेकर के आते हैं कि आप अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो उन परिस्थितियों को समाप्त किया जाए और उन परिस्थितियों को या उसका निदान किया जाए। उन परिस्थितियों को जब उनका जो समाधान हो जाता है उसके बाद में वह वापस उसी स्थिति में आ जाए जैसे कि मैरिज की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए ए और बी मैरिड हैं और अब उनका ये डेफिनेटली कोर ऑफ द मैरिज है, ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन किसी कारण से वह साथ नहीं रहते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, उसका कारण बहुत से रीजंस होते हैं कि पक्षकार साथ साथ नहीं रह सकते। ए और बी है, मान लीजिए अलग अलग जगह सर्विस करते हैं। ए मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर में काम करता है, ठीक है, इसका काम है जम्मू कश्मीर के अंदर है, और बी भी टीचर है जो हम मान सकते हैं कि ये आसाम के अंदर है, ठीक है। तो दोनों के अंदर यूज डिफरेंस है, दोनों चाहें तो भी पार्टी साथ नहीं रह सकती। दोनों गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, दोनों अच्छी सर्विसेज में है, तो दोनों जॉब के अंदर है, तो डेफिनेटली बात है वह भी अपना काम नहीं छोड़ सकता है, वह भी अपना काम नहीं छोड़ सकती। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे साथ जो कोर ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज है वो समाप्त हो जाएगा, लिविंग टुगेदर का जो मामला है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज है, दोनों के पास एक कारण ये है कि वो दोनों इसलिए साथ नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी हमारा जो लिविंग टुगेदर का बेसिक कोर ऑफ द मैरिज है, बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज है, वो समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि हमें उन पक्षकारों को उस स्थिति में लेकर के आए ताकि वह साथ रह सके। समझ पा रहे हैं? तो अगर मान लीजिए इसी के अलावा, ये तो उनके पास रीजनेबल एक्सक्यूज है कि वो साथ साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि इनके पास ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है, ऐसा एक्सक्यूज नहीं है कि वह साथ साथ नहीं रह सकते हैं या रह रहे हैं, तो अगर उनके पास साथ नहीं रहने का रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, जैसे मान लीजिए ए और बी मैरिज है लेकिन बी हैबिचुअल ड्रिंकर है ना, बहुत ज्यादा शराब पीता है, और इस कारण से बी उसके साथ रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं है और बी उसको छोड़ करके अपने पीहर चली जाती है, होम घर पे चली जाती है, ठीक है, घर चली जाती है। डेफिनेटली बात है ए और बी का जो मैरिज का कोर ऑब्जेक्ट है वो समाप्त हो गया, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं लिविंग टुगेदर होना चाहिए, लेकिन ये शराब पीने की वजह से वो दोनों पार्टी साथ नहीं रह पा रही है। साथ नहीं रह रही हैं तो क्या करें, दोनों का डाइवोर्स करा दें, यही है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, यही बचता है। ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत से अलग अलग ऑप्शंस है, अलग अलग हमारे पास ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हमको क्रिएट करके दिए हैं ताकि हम अपना जो कोर ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज है उसको अंततोगत्वा उस स्थिति तक फुलफिल करें जब तक विवाह का अंतिम निचोड़ नहीं निकल जाता, तब तक हम पक्षकार या कोर्ट ये डिक्लेयर नहीं कर देता कि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि पक्षकार अब साथ नहीं रह सकते हैं। परिस्थितियां ऐसी विद्यमान हो गई हैं कि पक्षकार चाहें तो भी साथ नहीं रह सकती हैं, तब तक हमको वैसे भी प्रयास करने होते हैं। अगर मान लीजिए आपका किसी तरीके से फ्रैक्चर हो गया, या फ्रैक्चर मान लीजिए आपको आप चल रहे थे सड़क पर, जाते जाते आप गिर गए, गिरने के बाद में मान लीजिए कि आपके पैर पर लग गई। अब डेफिनेटली बात है कि पेन होना स्वाभाविक सी बात है, जब आप गिरे हैं, जब आपको चोट आई है तो बेसिक एक ह्यूमन फीलिंग्स है कि उसको पेन होना स्वाभाविक सी बात है।
इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली अपने पैर आपके पैर के ऊपर लगी और आपने पैर काट के अलग कर दिया कि दर्द होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम वो सभी ट्रीटमेंट करते हैं जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जनरली एक्सीडेंट हुआ है या आप गिर गए हैं तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड लेते हैं। रिक्वायरमेंट है तो हम उसके लिए मेडिसिन्स भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराते हैं, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा चोट है तो चोट है तो हम उसको फ्रैक्चर अगर है या फिर उसको ज़्यादा चोट आई है तो हम उसका परमानेंट जो है वो इलाज करवाते हैं, और सर्जरी की अगर रिक्वायरमेंट होती है सर्जरी करवाती हैं। अंत तो गत्वा जब आखिरी के अंदर डॉक्टर ये कह देता है कि हमारे पास केवल पैर काटने के अलावा आपको ऐसा ऑप्शन नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि बाकी जो पूरा बॉडी जो पोस्चर है वो भी ख़राब हो सकता है, धीरे धीरे उसके अंदर ऐसे सिम्टम क्रिएट हो सकते हैं ताकि हमारा जो इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी के अंदर क्रिएट कर देगा। तो इससे अच्छा होगा कि हम उस पैर को अलग कर दें ताकि हमारी पूरी बॉडी का सर्कुलेशन और स्ट्रक्चर बना रहे। तो यहाँ समझने वाली बात है कि हमने वो बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट जो हमें एक छोटी सी चोट के लिए करनी होती हैं, या जब तक वह इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि हमें उसे अलग नहीं कर देना चाहिए, तो वह सभी जनरल जो फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट होती हैं वो हम फुलफिल करते हैं। अगर यही चीज़ अगर हम मैरिज में करते हैं तो हमें इसको स्टेप टू स्टेप हमें यूज़ करना होता है। अंत तो गत्वा जब हमारे पास ऐसी परिस्थितियाँ होने के बावजूद हमारे पास जब समाधान नहीं होता तब जाकर के हम डाइवोर्स के स्टेप पर आते हैं। कोई भी अगर बात करें किसी भी व्यक्ति की तो वो विवाह इसलिए नहीं करता है कि विवाह विच्छेद हो जाए। कोई भी व्यक्ति विवाह अगर कर रहा है तो विच्छेद करने के लिए या डाइवोर्स के लिए नहीं कर रहा है, वो साथ रहने के लिए कर रहा है, डाइवोर्स के लिए नहीं कर रहा है। डाइवोर्स के लिए नहीं कर रहा है। विवाह क्यों किया जा रहा है? विच्छेद करना है, डाइवोर्स लेना है, ऐसा नहीं। ये हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। हमारा मैरिज का सबसे पहला ऑब्जेक्ट या सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग टुगेदर, साथ रहना है, ठीक है। साथ रहने के बाद में ही सभी ऑब्जेक्ट्स का फुलफिलमेंट पॉसिबल हो सकता है, उससे पहले किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। तो हमारे पास ये 3 स्टेप्स हैं, सेक्शन नंबर 9, 10 और 13। ये 3 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो मैरिज के रीजनेबल एक्सक्यूज की वजह से साथ पक्षकार नहीं रहते हैं तो हम उन सभी परिस्थितियों को यूज करते हैं जो एक बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती हैं, हम उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है सेक्शन नंबर 9 कि विवाह बचाने का ये प्रयास है जब पक्षकार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि मान लीजिए कि शराब पीता है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकर है और शराब इतनी पीता है कि वह व्यक्ति जो सेकंड पार्टी है बी और जो उसकी वाइफ है उसके साथ नहीं रह सकती। अब साथ नहीं रह सकती है तो वो घर छोड़ करके चली गई। जब घर छोड़ करके चली गई तो ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो गई कि वो जो ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज है वो ही खत्म हो गया। जब ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज ही खत्म हो गया तो डेफिनेटली बात है कि हमारे साथ ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो गई कि हम मैरिज को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि मैरिज का पहला गोल ही डाइवोर्स हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं फुलफिल हो सकता है। उसके पहले भी हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सफल इलाज करने पड़ेंगे, सफल प्रयास करने पड़ेंगे जो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भी हमें दे रखे हैं। बिफोर 1955 की अगर बात करें, अगर मान लीजिए पति पत्नी के अंदर बीच में झगड़ा हो गया और झगड़ा हो गया तो ऐसा नहीं है कि हम उनका डाइवोर्स करते हैं। सोसाइटी के पास भी ऐसी बहुत सी ट्रिक्स थी जिसके आधार पर उन विवाह को कंटिन्यू बनाए रखते हैं, और उनको बनाए रखने का रीजन या कंसेप्ट भी हमारे सामने यही बना हुआ है। और उस कॉन्सेप्ट के अंदर देखें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे पास जो निकल करके आता है वो इसी तरीके से निकल करके आता है कि सोसाइटी अगर करती है तो सोसाइटी भी क्या करती है, दोनों पक्षकारों को बुलाती है, ए और बी, जिनके बीच में झगड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, दोनों को बुलाया जाता है, समझाया जाता है, और समझाने के बाद में दोनों पक्षकारों की सुनी जाती है। जिसकी गलती होती है उसको डांटा जाता है, उसको पनिश किया जाता है। सोसाइटी जो भी पनिश करती हैं या सोसाइटी के जो इम्पोर्टेंट या प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी जो होती हैं वो उनको समझाती हैं, और समझाने के बाद में जो भी करना होता है पक्षकारों को किसी तरीके से उसकी सहमति बना करके पक्षकारों को वापस से उसी स्थिति में लेकर के आ जाती हैं कि पक्षकार वापस साथ रहें और अपनी विवाह से जो ऑब्जेक्ट उनको फुलफिल करने होंगे वो फुलफिलमेंट इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन आता है लिविंग टुगेदर, साथ रहना वापस से शुरू करवा देते हैं।
इसी प्रकार से हमारे पास भी एक बेसिक कंसेप्ट है कि हम मैरिज के बाद में अगर पक्षकार किसी कारण से, अगर उनके पास रीजनेबल एक्सक्यूज है साथ नहीं रहने का, तब तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होगी। लेकिन विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज है, ऐसा रीजनेबल एक्सक्यूज है ही नहीं, जैसे ड्रिंक करना रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, पक्षकार साथ छोड़ करके चली गई है, पार्टीज क्या करती है, कोर्ट क्या करेगा, उसको वापस बुलाएगा और कहेगा कि नहीं आपको साथ रहना है। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट है साथ रहने का। विवाह का ऑब्जेक्ट तभी फुलफिल हो सकता है जब रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए परिस्थितियां ऐसी हैं कि नहीं रह सकती, सब हैबिचुअल ड्रिंकर है, बहुत अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है शराब पीने से, शराब पीनी चाहिए। चारवाक सिद्धांत में भी कहता है पीतो पीतो पुनः पीतो, इतनी पियो जब तक भूमि पे ना गिर जाओ, उठो और वापस पियो क्योंकि पुनर्जन्म नहीं है। इस कंसेप्ट को मानता है। जब इस कंसेप्ट को मानता है तो इतनी पीता है कि खुद को भी पता नहीं रहता है। जब पता नहीं रहता है, ऐसी स्थितियों के अंदर मेरे लिए जीवन यापन करना बड़ा दुखदायी है, ऐसी स्थितियां नहीं होती। तो कोई समस्या नहीं, ड्रिंक करना कोई समस्या नहीं अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, क्योंकि पीना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं पीने के बाद में हमारे पास जो सरकमस्टेंसेस स्थिति स्टार्ट होती है कि पीने के बाद में क्रूरटी और करता है, मारता है, पीटता है, साथ साथ बच्चों को भी पीटता है, खर्चा नहीं देता है, भरण पोषण नहीं देता है, हमें अपने हाल पर छोड़ रखा है। तो वह सभी लाइबिलिटीज जो आफ्टर द मैरिज रिक्वायरमेंट है, अगर उनको फुलफिल नहीं करता है फिर छोड़ करके चली गई है, दैट मीन्स ये उनके पास रीजनेबल एक्सक्यूज है और उस आधार पर पक्षकार साथ नहीं रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे पक्षकारों के अंदर अगर उसके पास रीजनेबल एक्सक्यूज भी है तो कोर्ट ये डिक्लेयर करेगा कि पक्षकार ऐसी स्थितियां वापस क्रिएट कर दें कि वह साथ साथ रहना शुरू कर दे। अगर मान लीजिए कि कोर्ट कह देता है कि दोनों को साथ रहना चाहिए, वह मेंटेनेंस नहीं देता है तो मेंटेनेंस देगा, क्रूरटी नहीं करनी चाहिए, वॉटेवर जो भी चीजें होंगी वो उनको फुलफिल कर देता है। क्योंकि पक्षकार से पूछा जाता है कि ऐसी स्थिति क्या कर दी जाए, तो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी स्थितियों में आएगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारा कॉन्जुगल राइट्स या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का ही क्रिएट होता है। उसके बाद में अगर पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी तो हम जुडिशियल सेपरेशन दे देते हैं, और जुडिशियल सेपरेशन के बाद में अगर पॉसिबिलिटीज नहीं है फिर भी हम उसको डाइवोर्स के ग्राउंड पर लेकर के जाते हैं। लेकिन डाइवोर्स से पहले भी हमारे पास दो एक ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको फुलफिल करना हमारे लिए, अगर पक्षकार ऐसी स्थिति में है, परिस्थितियां ऐसी हो गई कि विवाह कंटिन्यू नहीं रह रहा है, मैरिज कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, विवाह के वह सभी प्रयास कर लिए गए हैं कि विवाह अब डिसकंटिन्यू हो गया है, तब जाकर के हम डाइवोर्स के स्टेप पर आते हैं। तो इसके बीच में डाइवोर्स और मैरिज के बीच में भी हमारे पास दो प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको हमको पढ़ना अति आवश्यक है, उनके बाद में ही हम डाइवोर्स को डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है कॉन्जुगल राइट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कॉन्जुगल राइट्स होता क्या है एक्चुअल में, वो सबसे पहले हम फुलफिल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें, तो ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, साथ रहना है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है हम लेकर के आए हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। दाम्पत्य क्या होता है, जो वैवाहिक अधिकार होंगे, दाम्पत्य अधिकारों की दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। पुनर्स्थापना मतलब ऑलरेडी स्थापित है। स्थापित क्यों है, क्योंकि मैरिज हो गई। मैरिज हो गई तो डेफिनेटली बात है कि दाम्पत्य अधिकार दिए जाएंगे। अधिकार क्या होंगे, सबसे पहले साथ रहना है, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, बाकी सभी जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको पूरा करना है, धार्मिक संस्कार पूरे करना है, पितृऋण से मुक्त होना है, संतान की उत्पन्न करनी, फैमिली को चलाना है, वो सभी दाम्पत्य अधिकार होगी। वो लाइबिलिटीज, ड्यूटीज, मेंटेनेंस सब उसके साथ जुड़ा हुआ होगा जो एक दाम्पत्य अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन स्थापित नहीं है, स्थापित का मतलब यहाँ वर्ड ही लिखा गया रेस्टिट्यूशन पर है। अगर ऑलरेडी ही जुड़ा हुआ है तब तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन स्थापित है, परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो गई कि पक्षकार अब साथ नहीं रह सकते। जब साथ नहीं रह सकते हैं तो हम उन परिस्थितियों का जायजा करेंगे और उन परिस्थितियों के आधार पर तय करेंगे कि क्या पक्षकार साथ रह सकता है या पक्षकार साथ नहीं रह सकता है। अगर साथ रह सकता है, ऐसा कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि अलग अलग रहें। जब एक्सक्यूज नहीं है अलग अलग रहने का तो वापस हम उन अधिकारों को पुनर्स्थापित करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 9।
ऐसा हमें स्थापित करता है। चलिए आ जाते हैं सबसे पहले तो विवाह के दौरान, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं लिविंग टुगेदर, साथ रहना है। विवाह का ऑब्जेक्ट यही है, कोर ऑब्जेक्ट यही है कि विवाह के साथ 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 रहना है, साथ साथ नहीं रहता है तो हम क्रिएट करते हैं सेक्शन 9। एक हमारे पास एक ऐसा रेमेडीज है, एक ऑप्शन है जिसके आधार पर पक्षकार जो एग्रीव है, पीड़ित पक्षकार कोर्ट में जाकर के कहेगा कि मुझे मेरी दाम्पत्य अधिकारों से बाहर कर दिया गया है, पुनः मुझे दाम्पत्य अधिकार दिलाए जाए। दाम्पत्य अधिकार दिलाने का मतलब वह अधिकार जो आफ्टर द मैरिज हमें रिक्वायरमेंट थे, उनसे अगर कोई किसी व्यक्ति को अलग कर देता है, बायकाट करता है, उन अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए वह कोर्ट में जा सकता है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। चलिए आते हैं हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हम यहां पर कर रहे हैं। व्हेन आइदर मतलब जो दोनों में से कोई भी हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court या family court जो भी है for restitution of conjugal rights, and the court on being satisfied of the truth of the statement made in such petition and there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly, जैसा कि हमने दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी शादी करते हैं। शादी करने के साथ साथ हमने कहा लिविंग टुगेदर, साथ साथ रहना है, सहचर्य का पालन करना है। लेकिन स्थिति यह है कि ए बी को रोज पीटता है। रोज पीटता मतलब क्रूरटी, ठीक है। ये फिजिकली भी है और मेंटली हरेसमेंट भी करता है। हरेसमेंट करता है, सुबह कहता है, बाद में सॉरी बोल लेता है। चल रहा है। शादी इनकी 2015 में हो गई, लगातार ऐसा ही हो रहा है। आज पीटता है, फिर सॉरी कह देता है, फिर ठीक है। बी कहती है कि ये सामान लेकर के आना है आपको, वो सामान लेकर के भी आ जाता है, फिर आता है, फिर देखता है, फिर पीटता है। फिर सुबह उठता है, वापस अगर कोई काम कहती है बी, वो कर देता है। वो इसलिए करता है क्योंकि ये एडिक्टर है। एडिक्टर किसका है? अल्कोहल पीता है, शराब पीता है। और शराब के नशे के अंदर वो क्या करता है, वो उसको ध्यान ही नहीं रहता है। शराब नहीं पीता है जब कोई समस्या ही नहीं, ये जैसा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, ऐसा भी कहती है कि बहुत अच्छा है। लेकिन ये जब शराब पीता है तब स्थितियां खराब हो जाती है। शराब अगर छोड़ दे तो आदमी एकदम 100 में 100 है, एक नंबर भी, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा 100 में 100 है। अब 100 में 100 है, इसका मतलब क्या है? पक्षकार के पास स्थितियां वही हैं जो मैरिज के बाद में जुड़ी हुई हैं। लेकिन भी साथ साथ ये कहती हैं कि जब से विवाह हुआ है 2015 से, आदमी में कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही शराब पीता है बिगड़ जाता है मामला, आता है, पीटता है, बच्चों को भी पीटता है, मुझे भी पीटता है। लेकिन जैसे ही शराब उतरती है वापस आदमी क्या है, एकदम साक्षात देवता है, उस जैसा आदमी नहीं। ये वाक्य कब होता है? रात को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक। जीवन चला लिया अपना आराम से, 2025 तक कोई समस्या नहीं आई, रोज चल रहा था, कोई समस्या नहीं। एक दिन क्या हुआ, ए ने इस तरीके से पीटा बी को कि उसका सिर फोड़ दिया और सर्जरी हुई। तो बी ने उसका क्या किया, घर छोड़ दिया, अपने घर चली गई। अपने घर मतलब अपने पीहर चली गई। बी से पूछा गया, आप घर छोड़ करके आए? बिल्कुल छोड़ करके आए। तो सबसे पहले आपने जो अपनी लाइफ है मैरिज के बाद में लिविंग टुगेदर, इसको आपने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। बिल्कुल कर दिया, बात वाजिब है इसकी। बी से पूछा गया कि आप ए से छोड़ करके आ गए, कारण क्या है? कि साहब मेरा सिर फोड़ दिया, सर्जरी हो गई। बिल्कुल सर्जरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे साहब दिक्कत क्या नहीं है, दिक्कत क्या है? सिर फोड़ दिया, कल पता नहीं कुछ और फोड़ दिया, मैं जिंदा हूं, आज तो सिर ही फोड़ा है, क्या पता कल मारी दे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वो सभी वाकया कब होता है? जब शराब पीता है,
शराब नहीं पिएगा जब कोई समस्या नहीं है, वैसा आदमी ही नहीं, वैसा आदमी ही नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहले छोड़ करके कौन गया है? बी छोड़ करके गई है। ध्यान रखें आप, छोड़ करके कौन गया है? बी छोड़ करके गई है। जब बी छोड़ करके गया है तो यहां पर ए जाएगा कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट के अंदर कहता है क्या कि साहब मेरा विवाह के बाद में एक ऑब्जेक्ट है। विवाह क्यों किया है? मैंने साथ रहने के लिए किया है। जब साथ रहने के लिए किया है तो मुझे साथ रखा जाए और बी को वापस बुलाया जाए अपने घर से। मैं बुला करके आ गया लेकिन नहीं आ रही, वो कह रही है कि मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आऊंगी? क्या पता आज सिर फोड़ा है कल मार ही दे, कोई भरोसा नहीं। आप शराब छोड़ेंगे नहीं, आप शराब छोड़ेंगे नहीं तो रोज का ही आपका काम है। कोर्ट ने में एक गया कोर्ट के अंदर, उसने कहा कि मेरा जो दाम्पत्य अधिकार है, सहचर्य लिविंग टुगेदर का, वो ब्रेक हो गया तो आप उसको रेस्टिट्यूट कराइए। अब रेस्टिट्यूट कराइए तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ द सेक्शन 9 क्या है? सेक्शन 9 क्या गया है? व्हेन आइदर द हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों के पास ये ग्राउंड है, हस्बैंड के पास भी है और वाइफ के पास भी है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा हमें, एक्सक्यूज क्या दिया है? शराब पीने का दिया गया है और मारने का दिया गया है। ठीक है, एक्सक्यूज छोड़ करके क्यों गई घर? कि पहले शराब पीता है और फिर पीटता है, रोज ही क्रूरटी है, रोज ही क्रूरता है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही। पहले मारता है, गाली गलौज करता है और पड़ोसियों को भी बुला लेता है, हल्ला करता है, रोज का ही काम। लेकिन अगर ये शराब छोड़ दे तो मुझे लगता है इसमें सुधार है। क्यों? क्योंकि जब वो एडिक्टर नहीं होता है, जब उस पर कॉन्शियस में रहता है तो फिर वैसे कोई काम नहीं करता। एक कोर्ट में क्या कहा कि मेरा रेस्टिट्यूशन कराया जाए, मेरे जो राइट्स हैं उनको वापस दिलाया जाए। बी को बुला करके कोर्ट ने पूछा कि बता भाई क्या समस्या है? उसने कहा साहब रोज पीटता है, एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन नहीं पीटता हो। तो कब कब पीटता है साहब? जब जब वो शराब पी करके घर आता है। शराब पीने का रोज का समय 7 बजे से वो पी करके घर आता है और पीटता है, और पीटने के बाद में थक जाता है, खाना खाता है, सो जाता है। सुबह उठता है, सारी उतर जाती है शराब हो जाती है। उस जैसा आदमी नहीं है, देवता ही है साक्षात। सुबह उठता है, सबसे पहले चाय बनाता है और मुझे पिलाता है, फिर बच्चों को उठाता है और उनको तैयार करके स्कूल भेजता है। ये सब दिनचर्या है रोज का। अब क्या किया जाए? एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि इसने मेरा सिर फोड़ दिया, सर्जरी होने वाली स्थिति हो गई, सर्जरी हुई, कैसे जैसे मैं जीवन मेरा बच गया है। ये बहुत बड़ी बात है, आगे मैं इसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि ये रोज पीता है शराब। इसने अपना रीजनेबल एक्सक्यूज दे दिया, रीजनेबल एक्सक्यूज दे दिया, युक्ति कारण है इसके पास, रीजनेबल है बिल्कुल साहब। जीवन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जीवन नहीं रहेगा फिर क्या करेंगे? सहचर्य का क्या करेंगे? लिविंग टुगेदर, जीवन इंपॉर्टेंट है। लेकिन बी से पूछा गया कि अगर आपके पास ऐसी स्थिति है तो डाइवोर्स दिला दिया जाए। आपके पास अगर ऐसी स्थिति है तो डाइवोर्स दिला दिया जाए। उसने कहा नहीं, डाइवोर्स मैं नहीं लेना चाहती। डाइवोर्स इसलिए नहीं देना चाहती कि क्या पता आज ये है, कल कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पहले दिन ही सिर फोड़ दे और उसी दिन मैं मर जाऊं। अगर ये व्यक्ति शराब छोड़ देता है, अगर ये व्यक्ति किसी भी कारण से शराब छोड़ देता है तो फिर मुझे इसके साथ रहने में कोई समस्या नहीं। पहली बात ध्यान रखें आप, इस सेक्शन को पढ़ने के लिए, सेक्शन 9 को पढ़ने के लिए एक बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी। पहली बात, बी की ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है, वह भरण पोषण से लेकर के किसी प्रकार का कोई भी आक्षेप नहीं लगाती। उसको भरण पोषण की बात ही नहीं कर रही है, ऐसा है ही नहीं। दूसरा, अलग रहने की बात ही नहीं कर रही है, अलग भी उसको नहीं रहना है, साथ ही रहना है। इसके साथ साथ वह किसी प्रकार से और आक्षेप भी नहीं लगा रही है कि वह व्यक्ति गलत है। वह सिर्फ ये बोल रही है कि ये जो एक्सक्यूज वो दे रही है जिसके कारण से वह साथ नहीं रहती, अगर ये एक्सक्यूज का निदान कर दिया जाए, इसका समाधान कर दिया जाए तो फिर उसे साथ रहने में कोई समस्या नहीं। अगर वह एक्सक्यूज का निदान कर दिया जाए तो फिर कोई समस्या नहीं है। उस एक्सक्यूज को समाप्त करने का ही कोर्ट समय देता है
कि अगर वह एक्सक्यूज 1 साल के अंदर उसका सेटलमेंट कर दिया जाए, किसके द्वारा किया जाएगा? बी तो छोड़ी गई, ए को कहता है क्योंकि इसके पास रीजनेबल एक्सक्यूज है ये छोड़ने का, कि सिर फोड़ा गया है, रीजनेबल एक्सक्यूज है शराब पीने का। बी बिना कारण ही छोड़ करके चली जाती तो रीजनेबल एक्सक्यूज क्रिएट ही नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, यहां हमें रिक्वायरमेंट क्या है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। अगर जिसके पास रीजनेबल एक्सक्यूज है ऑलरेडी, जिसके पास रीजनेबल एक्सक्यूज है वो तो रहेगा ही अलग, फिर तो कोई समाधान ही नहीं है, या डिग्री खारिज कर देंगे, रेस्टिट्यूशन होने वाली स्थिति में नहीं है। पक्षकार का सिर फोड़ दिया, रीजनेबल एक्सक्यूज ही है अपने आप में, सिर फोड़ दिया, कल जान से भी मार दे, रीजनेबल एक्सक्यूज है। लेकिन वो कह रही है रीजनेबल एक्सक्यूज तो है, लेकिन रीजनेबल एक्सक्यूज के साथ एक एक्सक्यूज और जुड़ा हुआ है, अगर शराब छोड़ दे तो परिस्थितियां पहले जैसी स्थिति में आ सकती हैं। रीजनेबल एक्सक्यूज उसके बाद छोड़ने का तो है, लेकिन यहां पर हम यहां देख पा रहे हैं कि वह रीजनेबल एक्सक्यूज का अगर समाधान कर दिया जाए तो पार्टी साथ रह सकती हैं। यहां पर जो हम उसमें देख रहे हैं सिर फोड़ना या जो उसको इंजरी हुई है उसके अंदर अगर ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है तो फिर हम मान करके चलेंगे कि पार्टी साथ नहीं रह सकती है, पार्टी साथ नहीं रह सकती है। तो कोर्ट कहेगा कि यहां पर जो व्यक्ति कोर्ट में आया है उसकी डिग्री खारिज की जाती है, बी के पास रहने का रीजनेबल एक्सक्यूज है और ये रेस्टिट्यूशन की डिग्री खारिज कर दी जाती है। परिस्थितियां विपरीत हैं। अगर मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी के साथ, और कहा गया है ए और बी साथ रहते हैं, लेकिन अब बी को कहा गया, ए ने बी को कहा कि खाना बना दे और बी ने खाना बनाने के लिए मना कर दिया। नो ईटिंग फूड, आप स्वयं ही बनाएं स्वयं ही खाएं। क्यों? उसने कहा कि मेरा काम थोड़ी है, नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं घर पे खाना बनाने के लिए थोड़ी आई हूँ। वाजिब बात है, एक फीमेल खाना बनाने के लिए थोड़ी घर में होम मेकर है, वो बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लाइफ, ये जीवन का एक सिद्धांत नहीं है। अगर आप उसको साथ साथ कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फीमेल का ये ड्यूटी नहीं है, ये काम नहीं है उसका। वो घर बनाती हैं, खाना नहीं बनाएगी। और घर बनाने के अंदर खाना बनाना एक कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खाना बनाने के लिए शादी होकर के आई है। बी ने उसको कहा कि खाना बना दे, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, और इसी के कारण से ए ने बी को उसको बहुत ज्यादा डांटा और वह अपने घर छोड़ करके चली गई। ठीक है, घर चली गई, डांटा उसको, ऑटो हो गए, ऑटो होने के बाद में भी छोड़ करके चली गई। ए वापस कोर्ट में गए, एक कोर्ट ही बचा है इसका सारा। ए से पूछा गया कि भाई कोर्ट में क्यों आए? मेरे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की जाए, घर छोड़ करके चली गई वाइफ, बुलाया जाए उसको वापस, रहे साथ, सहचर्य का पालन करे ताकि मैं अपनी रिचुअल्स, अपनी ड्यूटीज, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर पाऊँ। बी से पूछा गया कि साहब आप क्यों छोड़ करके चले गए? कि साहब इन्होंने मेरे को खाना बनाने के लिए कहा, खाना मैं नहीं बनाऊंगी, खाना तो यही बनाएंगे। यहां पर एक बेसिकली चीज जो डिस्कस करना हम चाह रहे हैं, ये एक जनरल नोकझोंक है पति पत्नी के अंदर कि हम छोटी छोटी बातों के ऊपर घर छोड़ करके चले गए हैं, तो ये रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं क्रिएट किया जाएगा। अब यहां पर ए के लिए कोर्ट डिग्री जारी करेगा कि बी वापस आकर के इसके जो कॉन्जुगल राइट्स हैं, ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री जारी कर देगी, और कोर्ट ए के फेवर में बी के अगेंस्ट ये डिग्री जारी करके कहेगी कि वापस पक्षकार को साथ आकर के रहना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि साथ रहना ही मैरिज का एक बेसिक कंसेप्ट है। यहां पर देखेंगे, व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, एक्सक्यूज है ही नहीं ऐसा जिससे अलग छोड़ा जा सके। अगर रीजनेबल एक्सक्यूज है तो छोड़ सकते हैं, रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, छोटी छोटी नोक झोंक हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर आपने विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज छोड़ करके चले गए, तो जैसे कि हमने कहा कि शराब पीता है, तो शराब पीना कोई अपराध नहीं है। शराब पी करके अगर कोई हमारी ऐसी की स्थिति क्रिएट करता है कि वह साथ नहीं रह सकती हैं, शराब पीने में कोई समस्या नहीं है, तो ये रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं माना गया है। लेकिन शराब पी करके अगर क्रूरटी कर रहा है, हरेसमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हमारे पास रीजनेबल एक्सक्यूज हैं। अगर केवल इस आधार पर कि शराब पीता है छोड़ करके चला गया, तो यहां पर रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, साथ रहना ही हमने अलग कर दिया है, ऑफ द अदर, उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ उसको रहना होता है। द एग्री पार्टी, एग्री पार्टी यहाँ को है, कौन है, हम बार बार देख रहे हैं, यही एग्री पार्टी है बार बार, क्योंकि वही छोड़ करके जा रहा है कोर्ट के अंदर। रीजनेबल एक्सक्यूज है तो फिर एग्री पार्टी वो नहीं माना जाएगा, लेकिन रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है और फिर छोड़ करके चला जाए तो ए एग्री पार्टी हुआ। हो सकता है कुछ परिस्थितियों के अंदर बी भी हो सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए ए छोड़ करके चला गया बिना रीजनेबल एक्सक्यूज ही। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम यहीं पर, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ए और बी शादी करते हैं और ए घर से कहीं और सी के साथ रहता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वह उसके साथ रहता है। यहां पर रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, सी के साथ किसी प्रकार की कोई मैरिज नहीं है, साथ रहना किसके साथ है, ए और बी के साथ। बी कोर्ट के अंदर अब जाती है, बी अब कोर्ट में जाकर के कहती है कि ए उसके साथ नहीं रह सकता। ए को बुला करके पूछा गया कि भाई क्यों साथ नहीं रहता, वो कह रहा है मुझे सी के साथ रहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी प्रेमिका है और मुझे उसी के साथ रहना अच्छा पसंद है, मैं उसी के साथ लिविंग टुगेदर रहना चाहता हूँ। अरे तो भाई लिविंग टुगेदर तो बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए, लेकिन बी को पहले डाइवोर्स देना पड़ेगा, बी को पहले डाइवोर्स देना होगा। ये आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है कि आप उसके साथ रहेंगे या आप वहां जाकर के रहेंगे। हमारे पास अलग से एक बेसिक प्रिंसिपल जुडिशियल सेपरेशन का भी बन रहा है, डाइवोर्स का भी बन रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, बी ये चाहती है कि वो साथ रहकर रहना चल जाए, सी के साथ छोड़ दे मामला, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। वह ए को छोड़ना नहीं चाहती है, इसीलिए वह सेक्शन 9 के अंदर आई और कहती है कि मुझे अपने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को वापस दिलाया जाए, क्योंकि ए के पास ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है कि वो ये कह दे मुझे सी अच्छी लगती है, सी के साथ रहूंगा। ऐसा कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है। यहां पर उसने विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, जो साथ रहने का जो राइट है वो ए ने बी के साथ खत्म कर दिया है, सी के साथ रहने लग गया। तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि वो ये कहे कि मुझे सी के साथ रहना अच्छा लगता है, इन कारण से वह अलग रहता है। तो यहां पर ये डिग्री एग्री पार्टी कोर्ट में जा सकती है, इसलिए मैंने आपको बताया ए भी हो सकता है, वो बी भी हो सकती है, ठीक है। मे अप्लाई बाय पिटिशन, यहां पर याचिका हमको एक कोर्ट में देनी होगी कि मेरी जो कंजुगल राइट्स है उसका वॉयलेशन हुआ है, टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सेक्शन नंबर 3 के अंदर। सेक्शन 3 के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया क्या है, कौन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे। हायरार्की के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट क्या होता है वो हम सीपीसी का पार्ट है, तो सीपीसी बताता है कि कोर्ट क्या होता है। जब सीपीसी हम पढ़ेंगे तो और इसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी सिर्फ कोर्ट का मतलब क्या होता है जो आप जनरली जानते हैं कोर्ट्स, उसी के बारे में हम न्यायालय, जो न्यायालय के द्वारा एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा राज्य स्तर के ऊपर उनको इस्टेब्लिश किया है न्याय और कानून प्रशासन चलाने के लिए। अभी तक इतना ही समझ पाना हमारे लिए सफिशिएंट है। न्याय करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज या राज्य सरकार उनको न्यायालय क्रिएट करती है, जिसके अंदर एक न्यायाधीश उसका प्रमुख होता है। सीपीसी में हम उसको डिस्ट्रिक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके अंदर। जहां पर ऑलरेडी फैमिली कोर्ट बने हुए हैं वहां पर फैमिली कोर्ट्स उसको सुनेंगे। फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रू ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन द सच पिटिशन, जिस बेस के ऊपर कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाए कि आप जिस बेस को लेकर के हमारे सामने आए हैं वह सही है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, and there is no legal ground where the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly। वहां पर हम उन पक्षकारों को वापस से एक साथ करने के लिए या कंजुगल राइट्स की डिग्री, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री जारी कर सकते हैं कि अब पक्षकारों को साथ साथ रहना पड़ेगा। सबसे पहली बात है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए वैलिड हो मैरिज। सेक्शन 9 कहता है मैरिज वैलिड होगा तो ही कंजुगल राइट्स की रिक्वायरमेंट है। सचरित्र भी रह सकता है जब मैरिज हो। यहाँ पर जब हमने देखा डिस्कस किया कि सी जाकर के कोर्ट में नहीं कह सकती कि मेरा जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है वो दिलाया जाए। क्यों? क्योंकि ये वैलिड मैरिज नहीं है, ए और बी वैलिड मैरिज हैं, इसी कारण से इनके पास ये राइट्स हैं, ठीक है। सेक्शन 9 का जो प्रोविजन है वो उन लोगों के लिए है जो वैलिड मैरिज जिनकी हुई है। जिनकी वैलिड मैरिज नहीं हुई है, सी और ए केवल साथ रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वैलिड मैरिज हुई है। तो वैलिड मैरिज जब नहीं हुई है तो उनके पास ये ग्राउंड नहीं होगा। सेकंड, एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को छोड़ दिया, विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, पक्षकार साथ रहना चाहते हैं
नहीं रह रहे हैं, एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को छोड़ दिया है, तो ये एप्लीकेशन या पिटीशन आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं बिना उचित कारण के, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज। जहां पर रीजनेबल एक्सक्यूज है वहां पर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, चाहे तो छोड़ इसलिए सकते हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास रीजनेबल एक्सक्यूज है। ए और बी हस्बैंड वाइफ है। ए सऊदी अरब चला जाता है, सऊदी अरब चला जाता है किसके लिए, कमाने के लिए चला जाता है। कितना कमाता है, 2 लाख पर मंथ, ठीक है। क्यों कमाने जाता है, सब घर परिवार चलाना है। तो यहाँ बी आकर के कोर्ट में गए कि साहब उसको बुलाओ और बुला करके कहो कि मेरे साथ रहे, तो एक के पास रीजनेबल एक्सक्यूज है, भाई कमाने गया हुआ है, जाएगा कमाने के लिए, होएगा, रीजनेबल एक्सक्यूज है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी का मतलब है कि वह उसको छोड़ करके चला जाता है। ए और बी शादीशुदा है, दोनों शादी कर लेते हैं। ए क्या करता है, छोड़ करके काम पे आ जाता है। काम पे क्या करता है, सर्विस करता है, जॉब करता है, और उसको छोड़ करके कितने बजे चल जाता है, सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक। बी इसी दरमियान कोर्ट में चली जाती है, कोर्ट में जाकर के कहती है कि साहब ये 10 से 6 मेरे को छोड़ के चला जाता है, कोर्ट में कहो इसको कि मेरे साथ ही रहे। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री जारी करती है। वो कह रहा है कि भाई कमाने तो जाऊंगा, कमाऊंगा नहीं तो फिर जीवन कैसे चलाऊंगा, छोड़ करके जाना पड़ेगा। रीजनेबल एक्सक्यूज माना गया है, रीजनेबल एक्सक्यूज है, छोड़ के जाएगा भाई, उसके साथ ही थोड़ी रहेगा। तो यहाँ पर एक डिस्कशन ये है कि रीजनेबल होना चाहिए, और अगर रीजनेबल नहीं है तो चाहे 1 सेकंड का भी है तो भी कंजुगल राइट्स की डिग्री जारी की जा सकती है। किसी भी पल, किसी भी सेकंड, किसी भी मिनट और किसी भी घंटे या किसी भी दिन अथवा किसी भी वर्ष, अगर उसे ये लगता है, डजंट मैटर टाइम पीरियड की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन पक्षकारों के बीच में ये कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अब पक्षकार उसको छोड़ करके जा चुका है। दैट मीन्स हमें वह आइडेंटिटी होनी चाहिए कि पक्षकार साथ नहीं है। मान लीजिए ये व्यक्ति ऑलरेडी सऊदी अरब में है, लेकिन सऊदी अरब में कमाने तो गया है, लेकिन बी का वह किसी प्रकार का कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है, किसी प्रकार की अपनी जो लाइबिलिटीज उनको फुलफिल कर ही नहीं रहा है, वह मेंटेनेंस दे ही नहीं रहा है, वह लाइबिलिटीज और ड्यूटीज को फुलफिल कर ही नहीं रहा है। अब कोर्ट में जा सकती है भी, क्यों, क्योंकि साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि एक ही जगह रहना है, एक ही घर में रहना है, 24 घंटे ही साथ रहना है। साथ रहने का मतलब, लिविंग टुगेदर का मतलब, यहाँ पर वह सभी राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज को फुलफिल करना भी है जो आफ्टर द मैरिज रिकॉग्नाइज हुई हैं, आदेशित हुई हैं, और उनको मानना हमें जरूरी होगा। सऊदी अरब में भी रह रहा है, रोज फोन करता है, तो यहाँ कंजुगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ। वह सभी फॉर्मेलिटीज जो एक करना चाहिए, केवल साथ नहीं रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री जारी कर दिया जाए। अगर वह सभी कार्य नहीं कर रहा है जो सऊदी अरब रहते हुए वह किया जा सकता है, नहीं कर रहा है, तो कंजुगल राइट्स की डिग्री जारी की जा सकती है। लेकिन मान लीजिए कि एक पक्षकार सऊदी अरब नहीं रह रहा है, घर ही रह रहा है, ए और बी साथ ही रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं और 24 घंटे साथ रहते हैं साहब, 24/7, ठीक है, साथ ही रहते हैं। अब ये समस्या है इनके साथ, ए और बी साथ ही रहते हैं, दोनों ही अलग अलग रहते ही नहीं है। जब अलग अलग रहते ही नहीं है तो हमारे पास ये स्थिति है कि अब करें क्या, कोर्ट वापस बी वापस कोर्ट में गई, कोर्ट में कहा कि साहब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री जारी कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए, सब साथ ही रहता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद एक्सक्यूज ये है कि आफ्टर द मैरिज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब ये भी नहीं है कि लिविंग टुगेदर ये साथ ही रहे, 24/7 साथ ही रह रहा है, फिर तो वो मेंटेनेंस, वो लाइबिलिटीज, वो ड्यूटीज, व रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको फुलफिल करनी होगी जो आफ्टर द मैरिज रिक्वायरमेंट है। आप साथ ही रहते हैं, वो फुलफिल मेंटेन करते ही नहीं है, तो भी सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग आप कंजुगल राइट्स की डिग्री जारी करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ द लीगल प्रोविजन, ठीक है। तो बिना उचित कारण के साथ कोई कानूनी आधार ना हो जो इसे रोके। हमारे पास ऐसा कोई भी लॉ बैरिकेड्स नहीं होनी चाहिए जिसके आधार पर इनको अलग अलग रखा जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत से हैं, खूब एग्जाम्पल। ए और बी शादी कर लेते हैं, ए ने क्या किया, एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया, मृत्यु हो गई, हत्या कर दी इसने।
14 साल की सजा हो गई, 14 ईयर। ठीक है, बी कोर्ट में पहुंच गई, कोर्ट में जाकर के कहती है साहब सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग मेरे पास प्रोविजन है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना है, मैं इनके बिना रह ही नहीं सकती, या तो मुझे जेल में डाल दिया जाए या फिर इनको बाहर निकाल दिया जाए। अरे भाई मर्डर करके गया है, लीगल बैरिकेड्स है, अलग रहेगा ही, डेफिनेटली बात है वो अपनी लाइबिलिटीज पूरी करेगा ही, रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर ए के पास रीजनेबल एक्सक्यूज है अलग रहने का, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बैरिकेड्स है जो लॉ प्रोविजन हमें देने को मिले। ये लाइन में आपको, ये वर्ड्स आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कानूनी आधार ना हो जो इसे रोके, कानूनी अधिकार है, जेल होगी तो डेफिनेटली बात है, क्राइम करेगा तो फिर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट होगी। सेक्शन 9 का क्लोज नंबर 2 एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज द रीजनेबल एक्सक्यूज। रीजनेबल एक्सक्यूज क्या होंगे, युक्त कारण क्या होंगे, वो समय और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाएगा कि किसका रीजनेबल एक्सक्यूज है और किसका रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं। जैसे कि where the question arise whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving responsible excuse shall be on the person who have withdrawn from the society। ये वहां व्यक्ति वही प्रूफ करेगा, वही व्यक्ति उसको एक्सक्यूज देगा जो उसे हमें एक्सप्लेन करेगा। यहां पर उस व्यक्ति को ये प्रूफ करना है कि रीजनेबल एक्सक्यूज है इसलिए छोड़ करके गया हूं। मतलब यहां पर जो बात कर रहे हैं, यहां पर रीजनेबल एक्सक्यूज किसके पास होगा, ए के पास है कि साहब मर्डर कर दिया, कोर्ट में तो जाना ही है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर देखें अगर बात करें कि ये बोल रहा है कि साहब मैं इसके साथ रहना चाहता हूं, रीजनेबल एक्सक्यूज इसको देना है, और इसने ये दे दिया, कोर्ट इससे सेटिस्फाइड नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप इसी के साथ रहेंगे, हमारे पास ये सोसाइटी, ये रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। आपके पास जो रीजनेबल एक्सक्यूज आपने दिया है वो रीजनेबल है ही नहीं। जब रीजनेबल है ही नहीं तो ऐसी स्थितियों के अंदर हम कोर्ट में ये बर्डन डालेंगे कि ऐसा एक्सप्लेनेशन जो आपने किया है वो गलत एक्सप्लेन किया है, हम इसको रीजनेबल एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कंजुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 इजी इसको परमिट करते हैं और आपको साथ रहना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद में इस तरीके से हम कंजुगल राइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने कंजुगल राइट्स के बारे में बात करी है कि, और सिंपली वर्ड्स के अंदर अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो सिंपली वर्ड्स के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 9 का जो प्रोविज़न है वो हमें ये बता रहा है कि पक्षकार को साथ रहना है, साथ नहीं रहते हैं तो आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज़ होना चाहिए। रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है आपके पास, अगर मान लीजिए रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है तो हमारे पास ये परिस्थितियां हैं, ऐसा पावर है हमारे पास, ऐसी स्थितियां हैं कि हम पार्टीज को साथ रहने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, पिटिशन फाइल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो कंजुगल राइट्स हैं हमारे वो पुनः हमको लौटाया जाए या फिर हमें रीजनेबल एक्सक्यूज बताया जाए। जब रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है तो कोर्ट डिग्री जारी कर देगा, कहेगा कि पक्ष का साथ रहें अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 9। कुछ केस लॉज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ लीडिंग केसेस भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट या लैंडमार्क जजमेंट भी हैं जिसके आधार पर यह तय हुआ है कि कंजुगल राइट्स वैलिड है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो भी हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहला केस हम डिस्कस करते हैं टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया, 1983 के अंदर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का डिसाइडेड केस है। इसके अंदर पत्नी है प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, पति ने आरसीआर की डिग्री याचिका दायर की। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट डिक्लेयर करता है सेक्शन 9 असंवैधानिक है। क्यों है? क्योंकि इसका रीजन उन्होंने दिया है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने पे मजबूर करती है, इसलिए ये असंवैधानिक है और हमने कहा है कि असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया जाए। वायलेट करता है सेक्शन 21 का राइट टू लाइफ और पर्सनल लायबिलिटीज, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता की हनन करता है, इसलिए इसके असंवैधानिक घोषित किया जाए। बिल्कुल बात सही। अगर वो इंटरकोर्स के लिए फोर्स करता है तो डेफिनेटली बात है कि ऐसा किया जाना चाहिए और टी सरिता ने माना है इसको। टी सरिता के केस के अंदर एक्सेप्ट किया गया और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 9 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक असंवैधानिक है, संवैधानिक दर्जा इसको नहीं दिया जाना चाहिए। इसी के लिए वापस अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, 1984, एक साल के बाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर सेक्शन 9 संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओवररूल किया गया है टी सरिता के और कहा गया है कि आर्टिकल 21 का कोई वॉयलेशन नहीं हो रहा है, आप ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसे सोचने वाली स्थितियाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन
9 किसी भी स्थिति के अंदर आपको केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स या रिलेशनशिप के लिए फोर्स नहीं करता है। सेक्शन 9 का मतलब है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, नॉट ए रेस्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस। वो आपको ये बर्डन नहीं डलता है कि आपको यौन संबंध भी बनाने होंगे, आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए ही सेक्शन 9 की डिग्री जारी की जा रही है। सेक्शन 9 का जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग टुगेदर है, और लिविंग टुगेदर का मतलब वह सभी लाइबिलिटीज, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना होगा। अब उसके अंदर एक पार्ट है केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो मान करके चलें कि केवल सेक्शन 9 की डिग्री सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत से प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 9 कवर करती है, क्योंकि यहां पर एक्सप्लेन किया गया है ए और बी मान लीजिए ऑलरेडी 90 ईयर ओल्ड हैं, 90 साल के अंदर है, अब ये छोड़ करके चला जाता है, तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया के केस के अंदर तो यहां पर ये दोनों एलिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इनके लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करने, क्योंकि इस फैक्टर इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसी परिस्थितियों के अंदर यहां पर साथ रहना, लिविंग टुगेदर इंपॉर्टेंट है, नॉट सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए दोनों व्यक्ति साथ में मिल रहे हैं या दोनों एक जगह हो रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि ये जो आपने सोचा है बहुत नैरो माइंडेड सोचा है। टी सरिता का केसेस हैं जो जजेस ने कहीं ना कहीं हम मानते हैं आंध्र प्रदेश जुडिशरी ने ये सोचा है कि बहुत नैरो माइंडेड होकर के सोचा है। ऐसा नहीं है कि केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हम सेक्शन 9 की डिग्री जारी करते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से अलग अलग प्रोविजंस हैं जिसके आधार पर सेक्शन 9 की डिग्री जारी करते हैं, जिसके अंदर केवल एक पार्ट है सेक्सुअल इंटरकोर्स का। वापस इसी केस को दोबारा रेक्टिफाई किया गया है, दोबारा जोड़ा गया है हरविंदर कौर वर्सेस परमेंद्र सिंह 1984 के अंदर। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा कि यह पूर्णतः वैलिड है, यौन संबंध थोपना नहीं है, विवाह को बचाना है। हमारा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मैरिज को जो डिसकंटिन्यू हो गई है उसको कंटिन्यू करने के लिए है, और किसी प्रकार का केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सेक्शन 9 की डिग्री जारी नहीं होती। और भी अलग अलग प्रोविजंस हैं जिसके कारण से सेक्शन 9 को हम जोड़ते हैं, क्योंकि स्पेशली वर्ड लिखा गया है, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से अलग कर दिया गया है, उस परिवार से अलग कर दिया गया है, उस स्थिति से अलग कर दिया गया है, इसीलिए हमने ये सेक्शन 9 का इजाद की है, सेक्शन 9 को बनाया है। सुशीला बाई वर्सेस प्रेम नारायण का केस है 1985 के अंदर। उसने कहा कि उचित कारण जो है इन लॉज मिसबिहेव करते हैं तो ये अपने आप में एक रीजनेबल एक्सक्यूज है, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, सेपरेटली है सेक्शन डिग्री जारी की जा रही। जस्ट 1 मिनट। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट केस 4 केस है, इसके बाद में हम लीगल टेक्सचर में देखते हैं सेक्शन 9 का जो इफेक्ट होगा, पालन कैसे करना है, परिणाम उसके क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, और इसके इन्फोर्समेंट कैसे किया जाएगा। सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग जो अपील और डिक्रीज होगी वो 90 डेज के अंदर हम इसकी कर सकते हैं। सेक्शन 28A इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर इज लाइक ए मैनर ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग ये जो फुलफिलमेंट किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग, जैसे कि एक डिग्री का पालन करवाना होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको पालन करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये मानना पड़ेगा, और उसी बेस को कंसेप्ट मान करके आपको इसको फुलफिलमेंट करना होगा। सेक्शन 9 का डिग्री पालन न करने पर क्या होगा, ये डिग्री पालन मिलने के बाद भी पक्ष का साथ नहीं आते हैं तो हमारे पास स्टेप्स दी गई हैं। सबसे पहले हम संपत्ति कुर्क कर लेंगे, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कर सकते हैं, 1 वर्ष के बाद जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री भी जारी कर सकते हैं। हमारे पास ये एक ऐसा ग्राउंड बनता है तो सेक्शन 13(1)(a) के अकॉर्डिंग हमें पास या ब्रेक डाउन थ्योरी जब हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम ये इसको एक और एक्सप्लेन करते हैं। 1 वर्ष के बाद तलाक की याचिका की डिग्री भी जारी कर सकते हैं, इसके ग्राउंड के ऊपर सेम ही हमारे पास ये ऑप्शन रहता है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर सेक्शन 9 की डिग्री से काम नहीं चल रहा है, पार्टीज जो हैं वो साथ नहीं आती हैं, जब पार्टी साथ नहीं आती हैं तो हमारे पास ये एक जो ग्राउंड बनता है कि हम पक्षकारों को साथ रखते हैं, लेकिन पक्षकारों को साथ जब रखते हैं जब हमारे पास रीजनेबल एक्सक्यूज है। कई बार कारण ऐसे हो सकते हैं कि हम साथ नहीं रखना चाहते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर हम बात करें ए और बी पहले तो क्या है, अपने लिविंग टुगेदर को साथ नहीं रख सकते हैं, लिविंग टुगेदर मतलब साथ नहीं रह सकते हैं, तो दोनों के पास ये डिग्री है तो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग हम कोर्ट में जा सकते हैं। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि पक्षकार
किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं रह सकता है, तो उनको अलग करने के लिए कोर्ट जारी करती है, जिसको हम कह सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण। अब न्यायालय खुद कहता है कि आप अलग हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप साथ रहने से स्थितियां सुधार नहीं पा रहे हैं। अगर अलग अलग परिस्थितियों में रहेंगे तो जुडिशियल सेपरेट करता है, कोर्ट खुद कहता है कि अब आप अलग अलग रहिए, और वह सभी जो आपने अलग रहने की वजह से आपने जो क्रिएट कर दिए हैं वह परिस्थितियों को आप निजात कीजिए, और फिर आप चाहे तो पक्षकार वापस एक साथ जुड़ सकते हैं। न्यायिक पृथक्करण का मतलब है कि जहां पर साथ रहने से चीजें सुधर नहीं सकती हैं, वहां अब कोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ये प्रोविजन ग्राउंड करता है कि पक्षकारों को अब अलग हो जाना चाहिए, लेकिन उनके पास एक सोचने की और एक क्षमताएं होती हैं कि अब पक्षकार चाहें तो उस टाइम पीरियड के अंदर 1 ईयर के अंदर वापस सोच करके कोर्ट में आए, या तो वह अपने जो डिसकंटिन्यू ऑफ द मैरिज है उसको कंटिन्यू कर लें और कोर्ट को इन्फॉर्म कर दें, या फिर हमारे पास उन परिस्थितियों का भी सामना नहीं हो सकता है तो उन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर हम देखें सेक्शन 10 में जो जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स हैं और डाइवोर्स की जो ग्राउंड है वो सेम ही है, जिसके आधार पर जुडिशियल सेपरेशन भी दिया जा सकता है और डाइवोर्स भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर सीधा हम मैरिज के बाद में अगर ऐसा कोई परिस्थितियां हो गई जिसके आधार पर डाइवोर्स ही दे रहे हैं, तो हमारे पास फिर भी विवाह को कंटिन्यू करने का, बचाव करने का हमारे पास एक प्रयास था, वो विफल हो जाता है। तो इस कारण से हम प्राइमा फेसी अगर देखें तो कोर्ट के पास ये ग्राउंड है, लेजिस्लेटिव ने इसीलिए इसको इन्फोर्स किया है, इसलिए बनाया है कि हमारे पास एक और सफल प्रयास होना चाहिए कि हमने विवाह को बचाने के वो सभी प्रयास किए हैं जो हमें करने चाहिए थे। अगर विवाह के बाद में कुछ कारण ऐसे हुए कि हम डायरेक्टली उसको अगर डाइवोर्स देते, मान लीजिए कि उल्टी करता है और हमने बिना कोई सोचे समझे या सुधरने का मौका ही नहीं दिया और डाइवोर्स कर दिया, तो पक्षकार अलग हो जाएगी, सोसाइटी का जो है वो अलग अलग होना पॉसिबल है, फैमिलीज टूट सकती हैं, रिलेशंस ख़त्म हो सकते हैं, हमारे लिए अलग अलग जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ब्रेक हो सकती हैं, चिल्ड्रंस की जो मेंटेनेंस है और उनकी केयरिंग है वो डिसकंटिन्यू हो सकती हैं। ऐसे बहुत से ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से सोसाइटी अनबैलेंस हो सकती हैं। इसीलिए वापस हमारे पास सेक्शन 9 के साथ ही सेक्शन 10 के प्रोविजंस हैं, उसमें भी हमको ये कहा गया है कि वहां पक्षकारों को एक और प्रयास है कि अब उन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर आपको सेपरेट कर दिया जाएगा, लेकिन मैरिज बनी रहेगी, विवाह बना रहेगा, लेकिन पक्षकार अब साथ नहीं रहेंगे। सेक्शन 9 के अंदर पक्षकारों को साथ रहना था, लेकिन सेक्शन 10 के अंदर पक्षकारों को साथ नहीं रहना है, यह डिसाइडेड बाय द कोर्ट हो चुका है ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10 के प्रोविजन से। इस तरह थे ये जो रेमेडीज आपको जो दी जा रही है वो परमानेंट नहीं है, ठीक है, टेम्परेरी है, ठीक है। आइदर पार्टी ऑफ मैरिज वेदर सोलमनाइज बिफोर एंड आफ्टर, ये न्यायिक पृथक्करण सोलमनाइज पहले भी के लिए भी है और बाद के लिए भी है। कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर इस एक्ट के पहले की अगर कोई प्रॉब्लम है उनके भी लिए भी है और बाद के लिए भी है। ठीक है, may present petition praying to decree for the judicial separation of any ground specific in subsection number 1 of section 13, जो डाइवोर्स के ग्राउंड बनाता है सेक्शन नंबर 13A, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आगे भी लिख रखा है एंड इन द केस ऑफ द वाइफ के लिए स्पेशल ग्राउंड्स और हैं सेक्शन नंबर 13 क्लोज नंबर 2 के अंदर, एनी ग्राउंड्स स्पेसिफिक इन सबसेक्शन 2 thereof as a ground which is petition for the divorce might have been presented, जो उसका डिग्री के लिए हमारे पास ग्राउंड है उसके आधार पर हम जुडिशियल सेपरेशन भी दे सकते हैं। where a degree for the judicial separation has been the past, it shall not longer be obligate for the petitioner cohabit with a respondent, but the court may on the application by the petition of either party and on being satisfied of the truth of the statement made such a petition resent of the degree if the consideration is just and reasonable to do so। न्यायिक पृथक्करण के आधार पर धारा के अवसर वही आधार है जो तलाक के आधार है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो
जुडिशियल सेपरेशन भी अपने आप में एक सेम प्रोविजन है जैसा कि सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग हमें प्रोविजन दे रखा है। सेक्शन 9 के अंदर कहते हैं कि पक्षकारों को साथ रहते हैं ताकि मैरिज को कंटिन्यू करें। सेक्शन 10 कहता है कि हमारे पास परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम चाहें तो भी साथ नहीं रह सकते, तो पक्षकार को कोर्ट आदेश करती है कि अब आपको अलग हो जाना चाहिए। जो सेक्शन 13 के प्रोविजंस हैं, सेक्शन 13 क्लोज नंबर 1 और 2 के जो प्रोविजंस हैं, उसी ग्राउंड्स के आधार पर आपको सेपरेशन दे दिया जाएगा। पक्षकारों को अलग अलग रहना है और अब उस परिस्थितियों को लेकर के आए ताकि आप मैरिज को वापस से कंटिन्यू कर सकें। इसीलिए कुछ कुछ राइट्स होते हैं जो ऑन गोइंग हो सकते हैं, जैसे विवाह जारी रहता है, मैरिज कंटिन्यू रहेगा, दोनों पक्षकार अलग अलग रहते हैं, भरण पोषण कंटिन्यू मिलता रहेगा, संपत्ति के अधिकार बने रहेंगे, उत्तराधिकारी या सक्सेशन राइट्स भी एज इट इज बने रहेंगे। लेकिन कुछ कुछ राइट्स हैं जो सेक्शन 10 की डिग्री जारी करने के साथ खत्म हो जाते हैं। जैसे साथ रहने का जो राइट है वो खत्म हो जाएगा, दोबारा विवाह नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक मैरिज कंटिन्यू जुड़ी हुई है। यौन संबंध का दायित्व खत्म हो जाता है, लॉ ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते हैं, ये हमारे ऊपर ड्यूटीज और लायबिलिटीज नहीं होंगी। 1 वर्ष के बाद सहवास नहीं हुआ है, हमारे पास एक ग्राउंड है कि हम चाहें तो इस पे आधार पर भी तलाक ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ द सेक्शन नंबर 10 और अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 13(1)(a) कि आप चाहें तो इसके आधार पर विवाह विच्छेद करवा सकते हैं। कुछ केसेस हैं जो न्यायिक पृथक्करण से जुड़े हुए हैं। रोहिणी कुमारी का केस है 1972 के अंदर, न्यायिक पृथक्करण और तलाक के आधार समान ही हैं। सुरेखा देवी का केस है 1991 के अंदर, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के बाद सहवास बहाल न होने पर तलाक की याचिका का अधिकार उत्पन्न हो सकता है। मनीषा त्यागी वर्सेस दीपक कुमार का केस है 2010 के अंदर, इसमें कहा गया, न्यायालय ने कहा कि जुडिशियल सेपरेशन सुलह का एक अवसर है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वापस हम मैरिज को कंटिन्यू कर सकें। तो हमारे पास अगर ये रेमेडीज, ये राइट्स भी खत्म हो जाएगा तो हम डायरेक्टली डाइवोर्स पे चले जाएंगे। जो लास्ट स्टॉपेज ऑफ द जो हमारी रेमेडीज का है वो आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके पास पहले भी हमारे पास कुछ कुछ ऐसे राइट्स क्रिएट होने चाहिए जिसके आधार पर हम विवाह विच्छेद को रोक सकें और कहीं ना कहीं मैरिज को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। द नेक्स्ट स्टेप जो विवाह विच्छेद की बात करते हैं, जब ये दोनों ही हमने बहाल कर लिए हैं, सेपरेशन से भी काम नहीं चला है और कंजुगल राइट्स की डिग्री से भी काम नहीं चला है, तो हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन रहता है कि हम उन पक्षकारों का डाइवोर्स करवा दें। सेक्शन 13 हमें कहता है, ग्राउंड्स बताता है, सेक्शन नंबर 13(1) क्लोज नंबर 1, क्लोज नंबर 2, क्लोज नंबर 1A है और सेक्शन नंबर 13B हमारे पास आपसे सहमति है, म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर विवाह विच्छेद अब किया जा सकता है। तो ये थर्ड स्टेप है, लास्ट जो हमारा ऑप्शन होता है कि अब पक्षकार के पास हमने दोनों परिस्थितियों के आधार पर, दोनों में से एक परिस्थिति के आधार पर या दोनों ही परिस्थितियों के आधार पर हमने तय कर लिया है, लेकिन अब पक्षकार साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो हमें फिर इन आधारों पर विवाह विच्छेद कर देना चाहिए। जनरल सेक्शन है सेक्शन 13(1)(a) जो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए है। ये ग्राउंड्स केवल स्पेशल वाइफ के लिए ही है, एक फीमेल के लिए ही है, सॉरी ये ग्राउंड भी दोनों के लिए ही है, लेकिन ये ग्राउंड सेक्शन 13(2) जो है वो केवल वाइफ के लिए ही है। क्यों? क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है कि केवल एक फीमेल ही इसका यूज कर सकती है। और अब 1976 से लेकर के अब तक हमारे पास एक नया ग्राउंड है जो सेक्शन 13B है, वो इसको रिकॉग्नाइज करता है और उस आधार पर हम अब म्यूचुअल कंसेंट के अंदर, जिसके अंदर किसी प्रकार का फॉल्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, विवाह विच्छेद किया जा सकता है। ये स्टेप है अपने आप के अंदर कि सबसे पहले हम विवाह को बचाने का प्रयास करेंगे सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, उससे काम नहीं चल रहा है तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन दूसरा बचता है, हम जुडिशियल सेपरेशन के आधार पर दूसरी स्टेप है जिसके आधार पर हम ब्रीथिंग स्पेस ले सकते हैं, सोचने का अवसर दिया जाता है कि केवल लास्ट गोल नहीं है डाइवोर्स आपको नहीं लेना चाहिए, पाप स्थिति में अंदर है। और फिर ऐसी जो सेक्शन 10 की डिग्री जारी होने के बाद में भी हमारे पास अगर कुछ रेमेडीज नहीं बचती हैं तो फिर हमारे पास अंतिम है, लास्ट रिपोर्ट है कि हम विवाह को अब समाप्त कर लेना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स हमें दे रखा है। कुछ आधार हैं, आधारों की समानता की अगर बात करें तो क्रूरल्टी के आधार पर हम सेक्शन 9 के अंदर तो बचाव कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर ये पॉसिबिलिटीज हैं। सेक्शन परित्याग की बात करें, ये जो डिजर्शन की बात है उसमें भी बचाव हो सकता है, व्यभिचार में भी हो सकता है, धर्म परिवर्तन में भी हो सकता है, लेकिन उन्हीं के आधार पर डिग्री जारी कर देंगे तो सेक्शन 13A में आ जाएंगे दोनों प्रोविजन, जो जुडिशियल सेपरेशन और RCR रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री है। आपसे सहमति के आधार पर भी सेक्शन 13B बना हुआ है, जो ऑलरेडी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर या लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो सिमिलर करते हैं, तुलना करती हैं, कंपेयर करती हैं। उद्देश्य हमारा क्या होता है, सेक्शन 9 का विवाह को बचाना है, हमारा
ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है मैरिज को बचाना है, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है, कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास सेक्शन 9 का प्रोविजन बना हुआ है। इसी तरीके से सेक्शन 10 जो है वो अस्थायी राहत देता है, कुछ सप्लीमेंट्री दे सकता है या टेम्परेरी हमें कुछ ऐसी राहत देता है जिसके आधार पर हम विवाह को डिसकंटिन्यू डायरेक्टली नहीं करते हैं। लेकिन डाइवोर्स का जो प्रोविजन है वो डायरेक्टली मैरिज को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। विवाह की स्थिति सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग तो जारी रहती है, कंटिन्यू रहती है सेक्शन 10 में भी, लेकिन जैसे ही एक बार डाइवोर्स हो गया है अब विवाह भी समाप्त हो जाता है, जीरो हो जाता है। पुनर्विवाह सेक्शन 9 में नहीं कर सकते, सेक्शन 10 में भी नहीं कर सकते, लेकिन जो सेक्शन 13 की डिग्री जारी कर दी गई है और वह सभी अपील जो जिसकी मियाद है वो समाप्त हो गई है, फिर उसके बाद में वह विवाह करने के लिए एलिजिबल माना गया है, वह विवाह सेकंड मैरिज कर सकता है। साथ रहना अनिवार्य है, सेक्शन 9 की डिग्री जारी की गई तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि लिविंग टुगेदर करना ही है। रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब ही यही है कि अब साथ रहना है, आपको मैंडेटरी है, नहीं रहता है तो हमारे पास दूसरा ग्राउंड बनता है। यहाँ पर साथ नहीं रहना है, निलंबित कर दिया है, आपको साथ नहीं रहना है, तब तक नहीं करना है जबकि वो कोज जिसकी वजह से आप अलग रह रहे हैं उस कोज का निदान नहीं कर देते, तब तक आप अलग अलग ही रहेंगे। और उसका जैसे ही कॉज खत्म कर दिया आप कोर्ट में आएंगे, डिग्री कहेंगे कि ये कॉज का है, हमने खत्म कर दिया है, अब हम साथ रहना चाहते हैं, तब से वो वापस से मैरिज को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर साथ रहने का प्रश्न ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। भरण पोषण मिलता रहेगा, इसके अंदर मिलता रहेगा। वो डाइवोर्स के बाद में जो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स जो हम आगे पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग 24-25 के अंदर जो प्रोविजन है उसके आधार पर विवाह मिलेगा। उत्तराधिकार बना रहता है, इसमें बना रहता है, लेकिन यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। मानो कि विवाह पक्षकार उस स्थिति में आ गए कि विवाह हुआ ही नहीं है। नेचर क्या होगा, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ मीडियम है और यहाँ अंतिम है, लास्ट है कि इसके बाद में फिर जब एक बार डाइवोर्स हो गया है तो विवाह समाप्त ही हो जाएगा। सुलह की संभावना सबसे अधिक किसमें रहती है, सेक्शन 9 के अंदर, आरसीआर के अंदर रहती है। यहाँ पर मिडिल है, सुधर भी सकता है, नहीं भी सुधर सकता है, लेकिन यहाँ पर जीरो है, एक बार डाइवोर्स हो गया तो फिर सुधार की गुंजाइश पॉसिबल नहीं होती। ये ऑब्लिगेशन है धर्म के आधार पर त्रिवे का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। धर्म और पितृ ऋण को चुकाने के लिए, रति है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मैरिज कराते हैं। सेक्शन 9 जो के जो प्रोविजंस हैं, 9, 10 और 13 के जो प्रोविजंस हैं 1955 के अंदर जो हम लेकर के आए, वो कहीं ना कहीं हम सैक्रामेंट से जुड़े हुए हैं और इसी जुड़े वजह से के कारण से हम हिंदू मैरिज को इस फेम में देखते हैं कि कहीं ना कहीं सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं विवाह एक संस्कार है, कानून इस संस्कार को बचाए रखने का हर संभव प्रयास करता है। कोशिश हमारी यही रहती है। सेक्शन 9, 10 का जो प्रोविजन है वो इसीलिए दे रखा है कि ताकि मैरिज को हम कंटिन्यू कर सके, विवाह को कंटिन्यू अगर कर सकते हैं तो हमें वो प्रयास करने चाहिए, चाहे साथ रह करके, चाहे आरसीआर की डिग्री के लिए या जुडिशियल सेपरेशन के आधार पर विवाह कैसे भी कंटिन्यू रह सके। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो ही गई कि हम मैरिज को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, ऐसे आधार पर हमें फिर विवाह विच्छेद हमारा लास्ट ऑप्शन रहता है। इसी के साथ हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं और इसके बाद में जो ग्राउंड्स हैं जो मैरिज के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो सबसे पहले हम थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में मैरिज के जो ग्राउंड्स हैं जो सेक्शन 13 के अंदर हमें दे रखे हैं आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे। तब तक आप बने रहें सुमित एजुकेशन से, आपका दिन सुमय और मंगलमय हो। थैंक यू।